खाद और सीड की बहुत बड़ी कंपनी है। पूरा अपने देश में भी वो बहुत उसका बड़ा बाजार है। और उसका बाजार देखेंगे तो राजस्थान का जितना बजट है उसका उससे भी 2 गुना 3 गुना उसका अपना बजट है। तो ये जो कंपनी आई है तो इन्होंने अपना पूरा बाजार तय किया है कि ये कैसे आए। दूसरा ये हुआ कि भाई जो ये खेती आई हरित क्रांति के दौरान, एक और जो हुआ ये हुआ कि हरित क्रांति में 2-3 फसलों को ही चयन किया गया। ज़्यादातर हम जानते हैं गेहूं पे और चावल पे सबसे ज़्यादा निर्णय की, और इसी को आगे बढ़ाने का वो काम किया गया। और धीरे धीरे ये भी हुआ कि जो पीडीएस में है उसमें भी इन्हीं अनाज को सप्लाई देने की शुरू की। तो जो लोगों का जो स्थानीय जो हजारों साल से जो आदिवासियों ने जो या जो जंगलों में रहे जो खेती करने वाले थे, उन्होंने जो अनाज अलग अलग तरह का विभिन्न तरह का माल, बट्टी, चीना, कांगनी, कोडरा और भी कई सारे नाम है जो संजोए थे, उनके ऊपर कोई बहुत अनुसंधान नहीं हुआ और उनको धीरे धीरे वो बाहर निकलते गए। और पीडीएस में भी ये सप्लाई जाई तो वो भी उनका उपयोग हुआ। तो एक तो ये भी मसला है कि भाई आज वो अनाज जो बहुत सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर था वो खत्म होके बहुत सीमित अनाज में हम आ गए। और अभी एक और जो आया है रिसर्च अनुसंधान हुआ है कि उसमें जो हमारे गेहूं और ये है इसका उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन इसमें जो पौष्टिक तत्व है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये भी एक आज की जो मसला है कि भाई इसको कैसे किया जाए। और ये सारी चीज़ें वापस प्राकृतिक खेती कहेंगे या जैविक खेती कहेंगे या जो हमारी की भाई जिनमें हम ये चीज़ें नहीं डालें। एक बात ये भी हुई कि जो हमारे यहाँ की जो खेती थी वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर से ज़्यादा है। तो ये भी हुआ कि जो एक आए तो उनकी लागत बढ़ती गई। बीज बाहर से खरीदना, खाद बाहर से खरीदना, बीमारी आएगी तो पेस्टिसाइड बाहर से खरीदना, फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी के इक्विपमेंट्स और बड़े बड़े ज़्यादा से ज़्यादा गहरे पानी ले जाने वाला है। तो आप जो बीज डालोगे उसके पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी तो उसके ऊपर भी ये आया। अभी पिछले टाइम से अपने 5-6 साल पहले राजस्थान में मॉन्सेंटो कंपनी ने गोल्डन रोज नाम से एक यहाँ चलाया दक्षिणी राजस्थान में कि मक्का का बीज दिया जाए और बहुत बड़ी पैदावार करने की बात है। अब हमारे यहाँ की जो खेती है वो 65% स्लोपी लैंड में होती है दक्षिणी राजस्थान में, समतल जमीन कम होती है और रेन फेड एग्रीकल्चर। तो उसमें यह है कि भाई वो बारिश आधारित है और अगर वो बारिश 15 दिन 20 दिन लेट हुई तो वो मक्का है जो पैदावार नहीं देगा। तो हमारे यहाँ का जो देसी मालन और साची मक्की है उसको ख़त्म करने का था, तो वो भी एक बड़ा चुनौती आई। और हालांकि उसके ऊपर कई सारे लोगों ने उस पर काम किया और यहाँ हम एक कुछ किसान आयोग के मेंबर भी थे, उनसे भी बात की तो वो उसको रोका। लेकिन कुछ समय बाद ही वो किसी यूनिवर्सिटी से वो सर्टिफाइड करवा के सीड ला के वापस वो आ गई। हालांकि ये आदिवासी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समय तक चला नहीं, लेकिन उसका ये हुआ कि वो आया और कई सारे लोगों ने प्रयोग भी किया कि उसी बीज का उसी पैदावार का बीज रखा तो अगले साल उसका वापस अनाज नहीं आया। तो ये भी बात लोगों ने समझी कि भाई जो बीज पैदा नहीं कर सकता है तो वो हमारे जीवन के लिए क्या करेगा। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये भी एक है कि वह कैसे वो हमारे बीज है। तो ये बात है। एक और जो मसला है राजस्थान की, अभी कृषि नीति भी मैंने पढ़ी थी थोड़ी बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ पर उसको थोड़ा पढ़ लिया। तो उसमें सिंचित एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा फोकस है। यहाँ की जो रेन फेड एग्रीकल्चर है राजस्थान पूरा रेन फेड एग्रीकल्चर, रेन फेड एग्रीकल्चर और रेन फेड पास्चर। तो इसको मतलब कहीं पे भी वजन नहीं दिया गया, मतलब उसका थोड़ा सा हिस्सा लिखा गया, जबकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेन फेड एग्रीकल्चर होता है। इवन हम भी जानते हैं सबसे ज़्यादा जो अनाज जो हमें मिलता है वो बरसात की खेती से मिलता है और उसी में सबसे ज़्यादा बुआई होती है। तो ये भी एक है कि भाई जो नीतियाँ हैं
अभी की स्थिति में, वो भी ऐसे आ रही है कि भाई इरिगेशन वाली नीतियों पे, सिंचित वाली नीतियाँ ज़्यादा है, रेन फेड एग्रीकल्चर को एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है, जबकि एक पूरा चैप्टर इस पे होना चाहिए। तो ये एक बात है जो अनुसंधान में है कि भाई जो बीज पे सबसे पहले फोकस करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आते हैं, ये बीज है, इसमें इतना खाद डालोगे, इतना पानी दोगे तो इतना प्रोडक्शन होगा। जबकि बात यह होनी चाहिए कि हमारी मिट्टी कैसी है, हमारे पास पानी कितना है और उसके अनुरूप बीज क्या चाहिए, उसके अनुरूप हमारे को समझ देनी चाहिए, जो कि उल्टी दी गई। तो ये भी हमें एक परस्पेक्टिव देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है और आज की स्थिति में मिट्टी हमारे जो है मृत प्राय होती जा रही है, और जो भी सोइल इरोजन, सोइल जो खत्म, भू संरक्षण हो रहा है, तो उसका भी एक बड़ा कारण है कि खेती में पैदावार कम होती जा रही है। और ये जो अभी जो भवन जी ने कहा कि भाई पैदावार कम हो रही है तो किसान यूरिया ज़्यादा डालता है, तो उसके भी बहुत नकारात्मक प्रभाव है। उसका भी शुरू से कोई ऐसा प्रबंधन नहीं रहा कि कितना डालना चाहिए, वास्तव में कितना करना चाहिए। पहले ये था कि 1 किलो यूरिया और 1 क्विंटल गेहूँ पैदावार होता था। अभी की स्थिति आ गई है 15 किलो यूरिया 1 क्विंटल गेहूँ। तो ये एक बहुत बड़ा जो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक मैनेजमेंट का इशू। मैं अभी ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अभी डालना चाहिए, हमें तो ये जहर मुक्त खेती और रसायन मुक्त खेती पे जाना चाहिए। इसके बहुत तरीके हैं जिनके ऊपर अपन बात करेंगे, लेकिन मैं ये जो आ रहा है, दूसरा एक और जो चुनौती जो आ रही है वो हमारे जो मार्जिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है किसानों का। तो ये भी एक चुनौती है कि वो कैसे रुके, कहीं उनके साथ वो विकल्प करना पड़ेगा, और या जो उनका पैदावार है वो बाजार में ठीक जाए। तो कई बार ये भी लगता है कि वो पैदावार उनके पास अगर अनाज ही उनके खाने जितना है तो बाजार में क्यों बेचे, वो खाए और फिर दूसरे को करे। एक और अभी जो जैविक खेती में आ रहा है कि अभी जैविक खाद और जैविक पेस्टिसाइड ये भी कंपनियां बनाने लगी है। तो अभी आने वाले टाइम में ये भी है कि भाई ये फिर बाजार के हवाले हमारी खेती होने वाली है। जो खेती हमारी सामूहिक पे, समाज के ऊपर नहीं, कृषि और संस्कृति। तो मैं एग्रीकल्चर कहते हैं, मैं तोड़ता हूँ कल्चर, संस्कृति को भी कहते हैं, एग्री है जो खेती कहते हैं। गलत शब्द मुझे नहीं तोड़ना चाहिए, पर मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ कि कृषि हमारी संस्कृति है, जिसमें पशुपालन भी है, मुर्गी पालन भी है, और भी मछली पालन भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है जो कि समन्वित वो पार्ट है। तो हमारी जो एकल खेती बढ़ती जा रही है वो एक बड़ी चुनौती है। और अभी और मैं जो इस दक्षिणी राजस्थान में कई जगह देख रहे हैं, सोयाबीन बहुत आ गया। पिछले साल भी बंगोरा की तरफ हम देख रहे थे, काफ़ी किसानों ने कहा कि सोयाबीन लगा रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि आप मत लगाओ सोयाबीन, ये यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। और उन्होंने लगाया और बीज ही नहीं मिला उनको वापस जितना पड़ा। तो ये जो लालची खेती जो हम जो बता रहे हैं कि पैसा लाओ पैसा कमाओ वाली, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती जा रही है। बीटी कॉटन जो पहले गुजरात में होता था, अब खेरवाड़ा और कोलकाता तक आ गया। तो ये हम कैसे, और मैं यही कि बहुत सारी चुनौतियाँ हैं अभी भी, जिसमें कि जैविक खेती को करने के लिए सरकार से बहुत बड़ा अनुदान चाहिए, किसानों को मदद चाहिए। किस रूप में चाहिए कि भाई जो भी उसको प्रक्रिया में करना है उस समय तक के लिए उनको कोई न कोई वो चाहिए। जबकि आज की स्थिति में जो बजट है वो इसके लिए खेती प्रायोरिटी पे है ही नहीं। सब वर्ल्ड बैंक और जो भी है वो कह रहे हैं कि खेती में से किसान ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें और कम से कम लोग खेती करें। तो ये भी एक बड़ा चुनौती है कि भाई वो कैसे कहाँ जाएंगे बेरोजगार होते हैं। तो ये जो जितना ये आ रहा है मॉडर्न खेती, वो कहीं लोगों को घाटे की खेती बता के उसको बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। तो मैं मूल रूप से ये कि जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो हमारी बिल्कुल खत्म हुई है। तो उसको डिवाइड करने के लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल पशुओं का जो वेस्ट है या जो जंगलों से जो हमें पेड़ पत्तियाँ का है, या और हम कुछ ऐसे जो खाद के तरीके निकाल सकते हैं। इसके कई सारे लोगों ने लिखा है, जीवामृत, बीजामृत, नेचर फार्मिंग में
कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां भी ऐसी है जिनका रस निकाल के प्लांट पे छिड़काव करेंगे तो वो उन प्लांट को वो न्यूट्रिएंट देंगे, जिसमें सहजना एक बहुत उपयोगी, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी पत्तियों का उपयोग करें तो फसलों पे वो जा सकता है। दूसरा ये कि जो अभी जो चुनौतियां ये भी है कि जो कानून जो है अभी जो किसान आंदोलन जो चल रहा है और ऐसे कई कानून है जो खेती को पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या जो प्रोडक्ट है वो कंपनियों के तरफ जा रहा है। तो एक ये भी बड़ी चुनौती है कि ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रहा है और जो हाइब्रिड या जो कैश क्रॉप की बात हो रही है तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अलवर का एक केस स्टडी में पढ़ रहा था तो उसमें वहाँ पे बहुत सारा ये सरसों करने लगे तो वहाँ के बच्चों में रतौंधी बहुत होगी, क्योंकि वो पहले जो बारिश के बाद में एकदम पहले जवार बाजरा करते थे तो वो खेत खाली रखते हैं सरसों जल्दी बुआई करने के लिए, तो वो कम कर दी फसल, तो वो पशुओं पे प्रभाव गया, पशुओं का जो दूध है वो भी कम हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें जो चर्चा के लिए रख पाया हूँ जो कि हमें सबको चर्चा करनी चाहिए और हमारे को ये कि ये जलवायु परिवर्तन से सबसे जो ज़्यादा प्रभावित होगा वो खेती, पशुपालन और ये इसके ऊपर आएगा और ये हमारे खाद्यान्न के लिए संकट है। तो खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा जो है पहले मरेगा तो गरीब या वही, उसी के ऊपर संकट आएगा। तो हम कैसे इसको जैविक बना सकते हैं? मैं भी मेरे गांव में रहता हूँ तो मैं वहाँ पे भी बहुत चर्चा करता हूँ। तो मेरे एक अंकल जी हैं वो हर साल पीली मिर्ची करते हैं तो वो 50,000 की दवाई छिड़कते हैं और 1.5 लाख का वो मिर्ची बेचते हैं। तो 50,000 तो वो दवाइयों में खाद में गया और 1 लाख मिला। अब मैं उनको कहूँ कि जैविक करो, वो कहते हैं यार तो मेरे को 1 लाख तो नहीं मिलेगा ना। मेरा ये बात तो सही है पर बहुत चर्चा कर रहे हैं कि नहीं आप धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं, मतलब कि हम कितना कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और ये सारा हमारी जो जैव विविधता खत्म हो रही है जिसमें कई सारे ऐसे पक्षी थे जो जानवर छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों का खाते थे और वो हमने सारे खत्म कर दिए थे। तो पेस्टिसाइड का जो दूसरा प्रभाव है कि जो अच्छे कीट हैं वो भी मर जाते हैं और वो हमारे भोजन में जाके हमें भी कमजोर करते हैं। और जो दूसरा है कि जितनी मधुमक्खियाँ हम पहले देखते थे जो कि फसल के पैदावार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो भी कम हो गई है, जिससे कि मतलब ये सारी चीज़ें हुई है। कुछ बातें जितना मैं समझ पाया हूँ रखी है। तरीकों के बारे में कुछ मैंने किए हैं पर कभी और जब समय होगा तो बात करेंगे और उसके ऊपर जब भी ऐसा मुझे मौका मिलेगा तो मैं बैंगी साहब, आपकी इस अवधारणा से सहमत हुआ जा सकता है कि एग्रीकल्चर को एक कृषि और संस्कृति को एक साथ मिला करके हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे तो हम एग्री करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें इस देश में अभी चल रही है। मुझे लगता है कि ये सत्र पूरा नहीं होगा अगर हम जो कीड़े हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं उस पर तो हमने बात की, लेकिन जो राजनीतिक कीड़े हमारी खेती और किसानी को नष्ट कर रहे हैं और 8 महीनों से हमारे देश के जांबाज किसान सरहदों पर बैठे हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और 500 लोग शहीद हो गए हैं, उनको भी हम याद करते हैं इस मौके पर और सलाम देते हैं कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फसलों की लड़ाई नहीं है, नस्लों की लड़ाई है कि हम उसको बचा सकें। तो बहुत ज़रूरी चीज़ वहाँ भी लड़ी जा रही है। तो ये एक घर का मोर्चा है और एक बाहर का मोर्चा है और हर मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तभी जा करके हमारा कृषि भी बचेगी और वो बचेगी तो शायद हम सब लोग बचे रहेंगे।